और आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक जानी मानी लीडर हैं, जिनका पूरे हिंदुस्तान में नाम है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज मैम हमारे बीच में हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत प्राण गीत के माध्यम करने से, क्योंकि आज नारी शक्ति हमारे बीच, तो मैं हमारे बीच से ग्रेट महिला लीडर जो मिर्जापुर की आन बान शान बन चुकी हैं आज की डेट में, और उनके नाम के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, पहले से कामयाब हस्ती है। और आरसीएम में आने के बाद शायद मुझे जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये परिवार आगे जाने वाला है। तो मैं इनवाइट करता हूं सभी का वेलकम करने के लिए और प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत प्राण गीत के माध्यम से करने के लिए हमारे ग्रेट महिला लीडर मिर्जापुर से श्रीमती मैडम रविंदर कौर सोखी फ्रॉम मिर्जापुर। ओके मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की इस जूम मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित इस चैंपियन टीम के प्रणेता, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री अशोक सर जी, इस पूरी चैंपियन टीम के सभी सम्मानित अग्रज एवं अनुज भाई बहन, और हमारे बीच में आज गेस्ट स्पीकर के रूप में उपस्थित आदरणीय मधुसूदी मैडम, मैं आप सभी का इस पोर्टल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन करती हूँ। और जैसा कि अभी अशोक सर ने कहा कि वास्तव में आज का दिन हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। तो रियल में बहुत दिनों से हम लोग इस दिन के इंतजार में थे कि कब मैडम का पदार्पण हमारे बीच में होगा। और मैडम के बारे में जो सुनने को मिल रहा है कि आप एक अभी छात्र जीवन व्यतीत कर रही हैं और उसके साथ साथ ही आरसीएम बिजनेस को भी आपने अपने पार्ट टाइम में इसको लिया हुआ है, और एक यूनिवर्सिटी के एक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आप इस आरसीएम बिजनेस में एमराल्ड जैसी पिन को अचीव कर चुकी हैं। तो किस तरह से आपने अपने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को लिया, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कैसे इस मुकाम तक पहुंची, आज निश्चित तौर पर इस चैंपियन टीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हम सब सौभाग्यशाली होंगे आपके अनुभवों को जान करके कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हुए, पढ़ाई को एक साथ लेते हुए इस मुकाम तक आप पहुंची हैं। तो आज मैं आपका इस पोर्टल पे पूरे साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ, और इस आशा और विश्वास के साथ कि आपका जो समय हमें मिला है, ये पूरा समय हम सब आपके अनुभवों को लेने में निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य से सर ने आपको आज हमारे बीच में इनवाइट किया है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने में हम लोग सफल हो पाएंगे। पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन करती हूँ, और सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्राण गीत जो इस बिजनेस की ऐसा एक सिस्टम प्राण गीत के माध्यम से दिया गया है कि जिसको अगर हम लोग आत्मसात कर लें, अपने अंदर उतार लें, तो हमें कहीं भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक प्राण गीत को हम अपने अंदर समाहित करते हुए इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्राण गीत के माध्यम से इसकी शुरुआत कराएं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन। पुनः प्राण गीत के माध्यम से ओवर टू अशोक सर।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार तरीके से आपने शुरुआत कराई मैडम रविंदर सर, कौर सुखी मैम। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज का वो ऐतिहासिक दिन, वो घड़ी आज हमारे बीच में आ चुकी, जिसका बहुत दिनों से हमें इंतजार था। बहुत सारा नाम मैम का सुन रखा था, बहुत सारे वीडियो देख रखे थे, उन सारे वीडियो से लगातार प्रेरणा मिल पा रही थी सभी को, पूरे हिंदुस्तान को। और आज जो हमारे बीच में मैम हैं, उन परिचय का मोहताज नहीं है, उनके बारे में कुछ भी कहना एक सूरज के सामने सूरज को ही लालटेन दिखाने जैसा है। प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि जब जब हमारे देश में आवश्यकता पड़ी है, तब तब इस नारी शक्ति ने अनेक अनेक रूपों में इस देश के लिए काम किया है। जब हमारे देश में बहुत ही प्राचीन काल में पुरुष प्रधान समाज था, उस समय भी उन्होंने गार्गी मैत्रेयी के रूप में मंत्रों की रचना किया। अनादिकाल से नारी शक्ति हमारे बीच में आ रही है। जब हमारे देश में लेखन के माध्यम से जनता को जगाने की बात आई, तो महादेवी वर्मा के रूप में, सुभद्रा देवी चौहान के रूप में अपना उन्होंने परिचय दिया, अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। और जब इस देश को जरूरत पड़ी लड़ने की, तो उन्होंने अपने सर पे कफर बांधकर और रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, झलकारी बाई के रूप में, खुदा देवी के रूप में उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया कि वो किसी से कम नहीं है। जब देश को नेतृत्व देने की बात आई, तो उन्होंने आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के रूप में और अनेक रूपों में उन्होंने अपने प्रशासनिक योग्यता का अनुभव किया, किरण बेदी के रूप में। और जब देश में ओलंपिक गेम्स में पदकों की बात आई, तो उन्होंने अपना कुंजू रानी के रूप में, कर्णम मल्लेश्वरी के रूप में, पीवी सिंधु के रूप में उन्होंने दिखा दिया कि महिलाएं हर मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि वो बहुत आगे हैं। तो बहुत सारा उन्होंने अपना योगदान दिया देश की आजादी में। मैडम भीखाजी कामा और एनी बेसेंट और भी जितनी महिलाएं हमारे देश में रही हैं, चाहे मदर टेरेसा रही हो, जो भी महिलाएं हमारे देश में रही, सभी ने अपनी अपनी योग्यता का परिचय दिया और पूरी तरह से उन्होंने सिद्ध किया कि हमारे देश में महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं आई। और जब देश में आर्थिक आजादी की बात आई, श्रीमान तिलोक चंद छाबड़ा जी ने इस अभियान को चालू किया। तब भी जब महिलाओं को जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कल्याणी मिश्रा के रूप में, मधुसूदी के रूप में और पूजा अरोड़ा के रूप में, सुप्रिया गिरधर के रूप में, बहुत अनेक रूपों में उन्होंने आर्थिक आजादी में अपना योगदान दिया। और उन्होंने प्रूव किया कि पुरुषों से भी ज्यादा तेज काम करके वो बड़ी बड़ी पीने हासिल कर सकती हैं, चाहे वो स्टार रूबी की पीने हो, चाहे वो डायमंड की पीने हो। उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। और मैडम की एक कोटेशन मुझे बार बार याद आती है कि हमारे देश में महिलाओं की पहचान जब वो बचपन में होती हैं, तो उनके माँ बाप से होता है, और जब वो जवान होती हैं, युवा होती हैं, तो उनके पति के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। और जब वो वृद्ध हो जाती है, तो किसी की माँ के साथ, किसी की माँ के रूप में उनका नाम लिया जाता है। उनका अपना अस्तित्व उस तरह का नहीं होता जैसा कि उनका होना चाहिए। लेकिन साथियों, आप जानते हैं कि हमारे देश में एक कहावत है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सत्यवान के जब प्राण की संकट हुई, तो सती सावित्री के रूप में उन्होंने भगवान को भी विवश कर दिया उनकी जिंदगी को देने के लिए। तो ये हमारे यहाँ की जो नारियां हैं, वो उस तरह नहीं है जैसे कि अनेक देशों में। यहाँ की नारी का एक मूल्य रहा हुआ है, और तमाम प्रकार की बंदिशों के बावजूद भी अगर आरसीएम में कोई महिला कामयाब होती है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है साथियों।
मैम से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित होता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज मैम की मुझसे मिलती है, साइंस की स्टूडेंट मैम रही हैं, मैंने भी एमएससी किया है, और मैंने देखा कि एमएससी के 2-3 सब्जेक्ट बहुत टफ होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट लोग कम लेते हैं खास तौर से, क्योंकि मैं भी उसी से रहा हूँ, केमिस्ट्री का स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ। मैम से जब बात हुई तो मैम ने बताया कि जियो फिजिक्स की छात्रा है, जो फिजिक्स की एक बहुत टफ साइंस है, मैं जानता हूँ। और एक साइंस से अपनी पढ़ाई को करते हुए, अच्छे से करते हुए, और आरसीएम बिजनेस को भी टॉप करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों। एमरल्ड की पिन एक ऐसी पिन है जहां पे एक आईएएस से ज्यादा सैलरी मिलती है। जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं, मुझे याद है कि जब मैंने एमएससी किया था तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली। उसके बाद मैंने जाकर के सर्विस की तैयारी किया, और जब गवर्नमेंट जॉब 2 साल की तैयारी किया, तब जाके एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब में साथियों। और आज स्थिति यह है कि जब बच्चे पढ़ लिख करके जाते हैं तो भारत की सबसे बड़ी सेवा जो होती है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है। यदि सिलेक्ट हो भी गए, पहली बात तो मैं कहता हूं कि भारत में 140 करोड़ की आबादी है, और प्रॉपर आईएएस की अगर बात किया जाए, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको हम आईएएस बोलते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो भारत में शायद प्रति वर्ष 20 से ज्यादा उसमें सीटें नहीं होती हैं। अब आप कल्पना करें कि 140 करोड़ लोगों में से 10 से लेकर 20 की सीटें हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी प्रॉपर आईएएस की होती है, बाकी सीटें आईपीएस या आईआरएस या भारतीय डाक सेवा, अन्य अन्य सेवाओं की होती हैं। लेकिन प्रॉपर आईएएस की सर्विसेज 10 से लेकर 20 तक होती है। वहां चयन होने के बावजूद भी आज की डेट में अगर मैं कहूं तो 56,000 से स्टार्टिंग होती है, और 2,50,000 में वो आईएएस का, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, वो सेवानिवृत्त होता है। और आज की स्थिति एक ऐसी, आरसीएम बिजनेस से एक ऐसा माध्यम दिया जहां कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करके, जब मैडम ने वो चीज प्रूव किया कि जब वो पढ़ाई करके निकल रही हैं तो वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बन चुकी है। आज की डेट में इंटरप्रेन्योर बन चुकी है, जॉब की उनको आवश्यकता नहीं है, नौकरी देने वाली बन चुकी है। तो आज हमारी युवाओं के लिए, युवतियों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। आज चूंकि समय मैम का है, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, और आज हमारे बीच में हमारे महागुरु, हम सबके गुरुदेव श्री महेश चंद्र भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं। तो चूंकि मुझे हिम्मत नहीं है मैम को बुलाने के लिए, तो ये मैं चाहता हूं कि सभी लोग गुरुदेव का सहयोग करें और गुरुदेव के माध्यम से ही मैम को इनवाइट किया जाए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैम के लिए एक लाइनें कहना चाहता हूं कि एक नई दिशा प्रेरणा प्रदान किया। कहा जाता है कि जो है इस बिजनेस में औरों से अलग हूं दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊंगी, चाह नहीं एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी, नारी हूं आरसीएम युग की, नारी की एक अलग पहचान बनाऊंगी। ओवर टू श्री गुरुदेव एमसी भट्ट सर। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि मैम को आप ही इनवाइट करें, हमारे गुरुदेव सी एमसी भट्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, वाकई बहुत बहुत सही शब्दों में और बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने मैम को का संबोधन किया, और मैम ने भी वेलकम किया। मैम का बहुत बहुत पूरी टीम का वेलकम करते हुए, अपने महागुरुओं के चरणों को नमन करते हुए, मैं आप लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए, मैं चाहता हूँ, आज वाकई मैम का डंका पूरे आरसीएम में बज रहा है, और मैम ने वाकई एक प्रूव करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं उसी बिजनेस को मैम भी कर रही हैं। आज मैम ने वाकई अपने आप को शिक्षा के साथ एक ऐसी महिला शक्ति के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया है। वाकई इनको सलूट करने लायक है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं, पूरे टीम की तरफ से जोरदार तालियों से वेलकम मैम, मधुसूदन मैम, वेलकम, जोरदार ताली। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय आरसीएम सभी को। आप सभी सीनियर लीडर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लायक भी हूँ कि नहीं हूँ, एंड उस टाइम पे मैं थोड़ी नर्वस होने लगती हूँ कि मैं कैसे संभालूंगी आप सभी की जो इतनी ज्यादा आकांक्षाएं हैं मुझसे, उसको मैं पूरा कर पाऊंगी भी कि नहीं कर पाऊंगी। पर उम्मीद करती हूँ जितना भी एक्सपीरियंस किया है इस बिजनेस में, उसको मैं सही शब्दों में कम समय में मैं रख पाऊं। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आज के इस वेबिनार में, और स्पेशल थैंक्स टू महेश भट्ट सर एंड अशोक सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतने अच्छे लोगों से मिल सकूं। और जब भी मैं आती हूँ मीटिंग में तो सीखती भी हूँ और थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी से आज कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाऊंगी, और वही सीखने के लिए आई हूँ आज के इस मीटिंग में, आज के इस वेबिनार में।
थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। पहले एक बार कंफर्म करना चाहूंगी अशोक सर, मेरी वीडियो एंड ऑडियो दोनों ठीक है, सभी ठीक से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? एकदम शानदार, क्लियर मैम, बहुत ही शानदार मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो ओवरव्यू दे देती हूँ आज के प्रोग्राम का कि आज क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कैसे कैसे क्या किया मैंने, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि आश्रम में मैं क्यों आई थी, और आश्रम में जब आई और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो काम स्टार्ट करने के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आई थी, और जब मैं उस प्रोसेस में थी, जो प्रोसेस में आप सभी हैं, जो प्रोसेस होता है कि आश्रम को करने का, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी और उसको ओवरकम मैंने कैसे किया। और उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे कि ग्रोथ कैसे लानी है बिजनेस में। ग्रोथ पे ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं मोटा मोटा बात कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर लूंगी कि ये सब पॉइंट पे अगर आप काम करते हैं तो ये सब पॉइंट पे काम करने पे आपके बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है, अपने बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। तो स्टार्ट करती हूँ परिचय से। नाम मधुसूदी है, बिहार से बिलोंग करती हूँ, फॉरबिसगंज शहर में, अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिहार से बिलोंग करती हूँ, नियर नेपाल बॉर्डर मेरा घर है। और मेरी जो यह सब कुछ यहीं पे लगभग हुआ है। मैंने अपनी 10th यहाँ पे कंप्लीट की और 10th में मैं टॉप 3 में थी अपने स्कूल में। एंड हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड थी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने के कारण हम लोगों ने, मैं मेरे सारे भाई बहनों ने गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जरूर थे, लेकिन ये था कि जो पढ़ाई का माध्यम है वो कभी भी आपकी कामयाबी में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो मन में यही था, मुझसे बड़े मेरे भाई हैं और उन्होंने बताया कि मीडियम कोई भी हो, सीबीएसई वाले भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड वाले भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कंटेंट सेम है, सब कुछ अलग, कुछ सब कुछ तो सेम ही है, तो अच्छा करते हैं। तो और उसी को प्रेरणा बनाते हुए मैंने पढ़ाई की और एक फैमिली में वो सारी चीजें देखी थी जो कमी पैसों के कारण होती है, अपने माँ बाप की आंखों में वो कमी देखी थी। भले ही माँ बाप कुछ बोलते नहीं हैं, माता पिता जनरली इंडियन सोसाइटी में अपने बच्चे को कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, पर जब आप उनकी आंखों में देखेंगे तो वो तकलीफ दिखती है जो अपने बच्चे को वो सुविधाएं नहीं देने पे दिखती है। तो तकलीफ जो है वो हमने महसूस किया था और हमारे मन में ये था कि, और सबके मन में होता है कि अगर आपकी अच्छी एजुकेशन अगर हम लेते हैं स्टूडेंट लाइफ में तो हम वो सारी दुविधा को जो है जो हमें नहीं दे पाए माँ बाप, वो हम अपने माँ बाप को दे पाए, ये सोच थी। तो पढ़ाई अच्छे से की, 10th में टॉप 3 में थी, 12th में और ज्यादा अच्छी चीज जान लगाई कि अच्छे से पढ़ना है। और फिर मैंने बिहार बोर्ड में मैं टॉप 1% में थी, पूरे के पूरे स्टेट में टॉप 1% में थी। एंड उसके बाद मन किया कि नहीं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद फिर 11 महीने के लिए मैं कोटा भी गई वहां पे, और वहां पे जाके मैंने प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन करने के बाद मैंने जेई मेंस क्वालिफाई किया। हाँ, कोटा इसलिए जा पाई क्योंकि माँ बाप ने कुछ कर्ज लिए थे, मम्मी ने कुछ कर्ज लिए थे और कर्ज लेके मुझे भेजा गया कि बेटा तुम में पढ़ने का हुनर है, तुम जाओ। और वहां पे जाके कर्ज लेके गई थी कोटा जाके 11 महीने की प्रिपरेशन करने के बाद जेई मेंस क्वालिफाई की मैं। और जेई मेंस क्वालिफाई करने के साथ साथ में अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई की। और सब क्वालिफाई करने के बाद चूंकि मैं टॉप 1% में थी बिहार बोर्ड में, तो उसके बाद मुझे एक और एग्जाम देने का मौका मिला। और उस एग्जाम को देने के बाद फर्स्ट बार में ही मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। और जो सबसे बेस्ट मुझे मिला फर्स्ट काउंसलिंग में, वो मुझे मिला आइजर कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। और वहां से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो जब मैं लगभग 12th में थी तभी मुझे आश्रम के बारे में पता चला था। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझे करना चाहिए, और इसके लिए मैंने अपने अपलाइन से कांटेक्ट भी किया था। जो अभी मेरी करंट अपलाइन है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। और नॉर्मली अगर कोई 12th का बच्चा अभी का टाइम पे बोलता है कि हाँ मुझे आरसीएम करना है, तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ करो, ये फ्यूचर है, ये सब है। और कई बार बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर भी हैं जो 12th के बच्चे को पढ़ाई छुड़वा देते हैं कि क्या करोगे पढ़ लेके, 20,000 25,000 50,000 कमाओगे, आज समय बहुत अच्छा आता है, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और काम यहाँ पे आके काम करो। पर मेरी जो अपलाइन थी, और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, पढ़ाई में भी तुम नंबर 1 हो, तुम नंबर 1 से काम पढ़ाई करो, और उसके बाद जब आरसीएम में आना तो इसमें भी नंबर 1 बनना। तो उन्होंने बोला कि अच्छे कॉलेज में जाने के बाद फिर तुम काम स्टार्ट करो। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। और उन्हीं की प्रेरणा थोड़ी सी भी थी कि जिसके कारण मैं अच्छे कॉलेज में पहुंची। और कॉलेज में पहुंचने के बाद, और कॉलेज में जब पहुंची तो मुझे वहां पे डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप मिलने लगी, क्योंकि टॉप 1% में थी और एक बार में एग्जाम क्लियर हुई थी, उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स थे, तो मुझे डीएसटी इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलने लगी। स्कॉलरशिप मिलने लगी मतलब कि
जो मेरी 12th की बात की एजुकेशन थी, जो मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थी, उसकी पढ़ाई का टोटल खर्च, रहना खाना पीना सब इंडियन गवर्नमेंट मुझे देने लगी। तो एक थोड़ा सा ईगो आ गया था कि एक मिडिल क्लास की लड़की पढ़ाई करने का पैसा ले रही है, तो जब काम करेगी तो पैसा कमाएगी ही, तो फिर क्यों करना आर्ट्स में। उसके बाद मुझे लगा मुझे नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई जिस घटना ने मुझे मोटिवेट किया इस बिजनेस को करने के लिए, और वो घटना कैसे हुआ उस सभी चीजों को बताने के लिए मैं एक स्लाइड शो के थ्रू आपको करना चाहूंगी। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो हाँ, तो फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। तो जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों करना है बिजनेस, हाँ, लेकिन मेरी अपलाइन बोली कि तुम्हें नहीं करना है या करना है, पहले ये बताओ कि वो रीजन बताओ कि क्यों नहीं करना है। और ये जो रीजन होता है ना, कि मैंने ये रीजन दिया कि मैं तो पढ़ने का पैसा लेती हूँ, जब काम करूंगी तो पैसा कमा ही लूंगी। मेरा जो था ग्रेजुएशन करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की हूँ, उसका मैं पीएचडी करूंगी। पीएचडी करने के बाद जो हमारा इनिशियल पैकेज होता है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का हो ही जाता है, तो फिर क्यों करना है ये बिजनेस। तो मेरे माइंड में ये था। मेरी अपलाइन बोले कि बेटा ये वाला चीज तो मुझे मत बोलना, क्योंकि मेरी जो अपलाइन है मोहन प्रसाद सर, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और उनकी जो इनकम है लगभग 1 लाख रुपए महीने की है। उन्होंने बोला कि बेटा ये वाला चीज तो मुझे मत बोलना, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ और स्टिल मैं आर्ट्स कर रहा हूँ, तो कुछ अलग रीजन देना, ये वाला रीजन तुम्हारा नहीं चलेगा और ये वाला रीजन क्रॉस सीन हो गया। और मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सिंपल था, मैंने सोचा कि इंटरनेट पे जाते हैं तो सर्च करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या बुराई है, बुराई का लिस्ट बनाएंगे और 4-5 में से कोई 1-2 बुराई उठाएंगे और चिपका देंगे कि नहीं सर मुझे इसके लिए नहीं करना। और मैं इंटरनेट पे गई, सर्च करने लगी। देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है और आज के टाइम पे तो और कुछ ज्यादा ही अवेलेबल है। लेकिन मतलब ये नहीं कि इंटरनेट पे बहुत कुछ है, मतलब ये है कि वो खोजना भी अच्छे से आना चाहिए। एक्चुअली हमारे यूथ को खोजना भी कुछ लोगों को नहीं आता कि खोजते कैसे चीजों को इंटरनेट पे। और चूंकि मैं ऐसे कॉलेज में थी, ऐसे रिसर्च बैकग्राउंड में चली गई थी जहां पे हमें मेरी जो एजुकेशन थी वो थी ऐसे ही कि मुझे वो चीज आता था कि इंटरनेट पे सही चीजों को कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो पहला जो चीजें आएंगी वो थोड़ी नेगेटिव ही आएगी, पर आपको एकदम ऑथेंटिक डेटा को चेक करना होगा कि क्या पॉजिटिव चीज है इसमें। तो वो मुझे आता था सर्च करना। सो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें मैंने देखी, एक लंबी प्रोसेस थी वो लगभग, कि मैं इंटरनेट पे जाने लगी तो कुछ अच्छे पॉजिटिव आर्टिकल्स भी मिलते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कुछ नेगेटिव भी मिलते थे। सिंपल लिखती थी नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या फ्यूचर हो सकता है, आने वाले 10 साल में क्या हो सकता है, ये सब चीजें मैंने सर्च करनी स्टार्ट की। कुछ चीजें समझ में आती थी, कुछ चीजें नहीं समझ में आती थी, और कुछ चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आया, और यहीं पे बहुत सारे यूथ छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई आदमी सक्सेसफुल है और कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं है, तो उन दोनों में अगर आप चेक करेंगे तो एक ही कमी होती है, एक ही डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है कि सही डायरेक्शन देने वाला नहीं है। अभी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में बोला गया है कि जब आप महाभारत की बात करेंगे तो जो एक अर्जुन थे, एक कर्ण थे, और कर्ण जो थे उनके पास में भी ज्यादा एबिलिटी हो सकती थी उस टाइम पे, उनके पास शायद ज्यादा एबिलिटी थी, ज्यादा सब कुछ वो जानते थे, ज्यादा अच्छे से सब कुछ उनको आता था, चाहे वो धनुष चलाने का हो या कुछ भी हो। लेकिन अर्जुन जीत गए थे, कर्ण नहीं जीत पाए थे। उन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क था वो फर्क ये था कि अर्जुन के पास एक डायरेक्शन गिवर था, उनके पास कृष्ण भगवान थे जो उनको डायरेक्शन दे रहे थे। तो एक छात्र जीवन में किसी को अगर डायरेक्शन देने वाला मिल जाए, एक स्टूडेंट लाइफ में कोई किसी को सही उम्र में एक डायरेक्शन देने वाला मिल जाए तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। और वही चीज मेरे साथ हुआ। मैंने कोई 30 मार खान वाला काम नहीं किया है, सिंपल मेरी लाइफ में एक डायरेक्शन देने वाले कोई आ गए और उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया। जहां जहां मैं इंटरनेट पे फंसी कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, कैसे क्या करना है, और मैं फट से उनको फोन लगाती थी और पूछती थी कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे समझाते थे, बताते। और धीरे धीरे जब मुझे ये चीजें समझ में आ गई कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर है, और इसके साथ में मैंने साथ में कुछ उन्होंने मुझे बुक सजेस्ट की। जैसे एक बुक उन्होंने मुझे सजेस्ट की कि मतलब तुम कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ लेना, दिस डैट पुअर डैट पढ़ लेना, और बिजनेस स्कूल पढ़ लेना, ये 3 किताबें तुम पढ़ लेना। और मुझे वो 3 किताबें जब मैंने पढ़ी तब मुझे ये ESBI क्वाड्रेंट के बारे में पता चला, और इसके बारे में जब मुझे पता चला तो मेरा विजन क्लियर हो गया। देखिए आज के टाइम पे सबसे बड़े प्रॉब्लम हिंदुस्तान में ये है कि हमें बचपन से लेके 30 साल 25 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते हैं पैसा कमाने के लिए। पर पैसा कमाने के लिए पढ़ाई तो करते हैं, पर पैसे के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो हमें नहीं होती।
पैसा कितना कमाना है पता नहीं होता, कहाँ से कमाना है पता नहीं होता है, कितनी एज तक कमाना है पता नहीं होता। इनफैक्ट आप देखिए ना, आसपास जो भी आपके लोग हैं, जो भी एक स्टूडेंट है, उसको बोलिएगा कि बेटा क्या कर रहे हो, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? जॉब की। अच्छा तुम कुछ फॉर्म भर रहे होगे? हाँ फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा जो फॉर्म भर रहे हो उसमें कितनी सैलरी है? ये तो देखे नहीं। अरे भैया क्या देखे तब, क्या देखे? हाँ, कुछ पता नहीं, जो भी आ रहा है वैकेंसी भर रहे हैं, कुछ भी आ रहा है भर रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारे यूथ जो भी मिलता है वो हम ले लेते हैं। तो वो जॉब की ख्वाहिश, हो सकता है उसका जो टैलेंट हो 50,000 रुपये कमाने का, हो सकता है उसका टैलेंट 1 लाख रुपया कमाने का हो, पर उसको मिल गया जॉब 15,000 का, उसको लेके वो जिंदगी भर बैठा हुआ बोलता है हम जॉब करते हैं। ये वाली मानसिकता हो गई है। तो जब मुझे ESBI क्वाड्रेंट के बारे में पता चला कि पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ पे कितने पैसे होते हैं, पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है, और ये सब कुछ मुझे लगभग 19 साल तक आते आते पता चल गई थी। और ये मैं लक्की मानती हूँ अपने आप को कि ये सारी चीजें मुझे 19 साल तक पता चल गई थी। और मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे ना ई में रहना है, ना ही मुझे एस में जाना है, मुझे बी में जाना है, और धीरे धीरे मुझे आई में जाना है। तभी जाके मैं एक बहुत अच्छा एम्पायर बना पाऊंगी और बहुत अच्छा पैसिव इनकम के सोर्स को मैं जनरेट कर पाऊंगी। अब मैं सोचने लगी कि मुझे बिजनेस ओनर में जाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट में जाना है, लेकिन ये जाएंगे कैसे? क्योंकि आज के टाइम पे हम एक बिजनेस तो खड़ा कर सकते हैं, पर खड़ा करना बड़ा करना में डिफरेंट होता है। बिजनेस को चालू करना और उसको एक अलग लेवल पे लेकर जाना, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि इंडिया में जो स्टार्टअप ओपन होता है, उस स्टार्टअप में लगभग 90% स्टार्टअप जो होता है वो विद इन 5 ईयर फेल हो जाता है। ये IBM की रिपोर्ट है, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि मैं भी कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में मैं थी। मुझे समझ में आया कि मुझे बिजनेस ओनर में जाना है, और मुझे ये भी समझ में आया कि कॉलेज में रहते हुए बिजनेस को स्टार्ट कर नहीं सकते, और फिर क्या करें। और उसमें भी स्टार्ट कर दिए तो पैसा तो है नहीं, पैसा अगर लगा भी दिए कहीं से लेके तो क्या चांसेस है कि वो हो जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें चल रही थी दिमाग में, और ये सबका सॉल्यूशन मुझे मिला कि क्यों ना कि डायरेक्ट सेलिंग से स्टार्ट किया जाए, एक MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग से स्टार्ट किया जाए, एक नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट किया जाए। और ये चीजें मुझे जब समझ में आ गई, उसके बाद मैंने स्टार्ट करने का सोच लिया। और उसी टाइम पे बहुत अच्छी चीज हुई, उस टाइम पे 16वीं एनिवर्सरी आई थी, होने वाली थी, जो प्रोग्राम होने वाला था। और वो प्रोग्राम जो था RCM का 16th एनिवर्सरी जो होने वाली थी, वो अलग अलग स्टेट में होने वाला था। और ये लकली उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में होने वाला था, और जहां पे मेरी पढ़ाई चल रही थी। और मेरी जो अपलाइन है वो बिहार से वेस्ट बंगाल ट्रेवल करके गई, वो भी बाय कार ट्रेवल करके गई। मेरे कॉलेज पे पहुंची, मुझे उन्होंने लिया और लेके मुझे 60th एनिवर्सरी में उन्होंने मुझे वहां बैठा दिया। और जब वहां पे मैं गई, पहली बार मैं TC छाबड़ा जी को अपने सामने देखी थी, सभी कोर लीडर्स को देखी थी, और कुछ सेलिब्रिटी भी आए थे उनको देखी थी। और वैसी माहौल में पहली बार गई थी। और चूंकि डेटा तो मेरे माइंड में था ही, और साथ में माहौल को देखी, उसके फाउंडर को देखी, कंपनी के फाउंडर को, उनके कोर लीडर को देखी, और पहली बार मुझे धक्का लगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम तक कि मैं 6th-7th क्लास से ही मुझे कुछ ना कुछ प्राइजेस मिलते रहती थी ऑलवेज। मुझे थोड़ा ठीक ठाक बोलना आता था, ठीक ठाक लिखना आता था, तो हमेशा कोई ना कोई स्पीच में, कोई एंकरिंग में, कुछ होस्ट में, कोई पोएम वगैरह में मैं हमेशा कोई ना कोई कॉलेज में हो चाहे आपका स्कूल में हो, मैं पार्टिसिपेट करती रहती थी। और कभी भी मैं स्टेज के नीचे नहीं रही अपने स्कूल टाइम पे से। और वो प्रोग्राम ऐसा था 16th एनिवर्सरी में, जिस टाइम पे मैं नीचे रह गई थी, तो मुझे बहुत दुख लगा था। मुझे लगा था यही RCM का लास्ट प्रोग्राम होगा जो मैं स्टेज के नीचे रहूंगी। और उसी टाइम पे मैंने संकल्प किया था कि आज के बाद RCM का कोई भी प्रोग्राम होगा तो मैं स्टेज के ऊपर रहूंगी और ऐसी जगह में बनाऊंगी। और वो संकल्प अचानक आता है, कोई सोच समझ के नहीं आता। कौन सा मोमेंट होगा, कौन सा ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे आपके अंदर से एक आवाज निकलेगी, एक संकल्प के रूप में आप आ जाएंगे, एक टाइम पे आप डिसीजन ले लेंगे कि हाँ करना है तो करना है। बस वही टाइम था जो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। उस प्रोग्राम में गई, और उस प्रोग्राम में जाने के बाद जब मैं सब कुछ देखी और ज्यादा विश्वास हो गया, और उस टाइम पे मैंने संकल्प लिया कि अब मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है जी। क्योंकि मुझे पता था रॉयल्टी इनकम मतलब पैसिव इनकम लेना है, तो मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना पड़ेगा। तो मैंने कभी भी इस बिजनेस को वो 5,000 10,000 के लिए स्टार्ट ही नहीं की थी, क्योंकि उतना तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाता था, तो उसके लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा ड्रीम जब स्टार्टिंग ही की थी तो रॉयल्टी अचीवर का की थी। उस दिन प्रोग्राम से आई, अगले दिन अपने अपलाइन को फोन की, अपलाइन मुझे कॉलेज ड्रॉप की, फिर चले गए। रात भर मैं सोई नहीं। मैं उस टाइम पे बताई नहीं थी उनको कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा करना है, तो मैं उनको बताई नहीं। मैं चुपचाप से कॉलेज आई, और उस रात को मैं नहीं सोई थी पूरा। मुझे आज भी याद है, पूरी रात मैं नहीं सोई थी। और उस टाइम पे मैं और रात को सर्च की
कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है। और सुबह सुबह मैं अपलाइन को फोन की, मैं बोली कि बताइए रॉयल्टी कैसे आती है, बस मुझे ये बताइए, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। और उन्होंने फिर वहां से स्टार्ट करवाया मुझे, और वो उस टाइम के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के मैं नहीं देखी। उस टाइम के बाद सर बताते गए ऐसे ऐसे करना है, और मैं करती गई। और ये सब चीजें जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप करने लगते हैं। लेकिन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक रिसर्च कॉलेज में होते हुए, और वहां पे चूंकि गवर्नमेंट से मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो स्कॉलरशिप मिल रही थी तो कुछ लोगों ने ये भी डराया कि मतलब कि ऐसा डराया कि तुम्हें तो स्कॉलरशिप मिल रही है, तुम ये सब काम अगर करोगे तो कहीं तुम्हारा स्कॉलरशिप बंद ना हो जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें आई। और जिस टाइम पे मैं आरसे में स्टार्ट की थी, और उस टाइम पे क्या था कि मेरे आसपास कोई पीयूसी नहीं था, कोई भी पिकअप सेंटर वगैरह सब नहीं था, और मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। अगर मैं बोलूँ तो मुझे अपने कॉलेज से लगभग 10 मिनट पैदल चलना पड़ता था, 10 मिनट, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो आउटसाइड होता है। तो मैं पैदल चल के जाती थी, लगभग 10 मिनट पैदल चलती थी। एंड देन 10 मिनट पैदल चलने के बाद बस स्टैंड आता था, बस लेती थी, बस पकड़ती थी, और बस से 20 मिनट का रास्ता होता था, तब जाके कल्याणी स्टेशन पहुंचती थी। कल्याणी स्टेशन में ट्रेन लेती थी, और वहां से फिर 8 मिनट ट्रेवल करती थी, और 8 मिनट ट्रेवल करने के बाद नेहाटी आता था, और नेहाटी पे वहां पे दूसरे साइड, रेलवे के दूसरे साइड जाके फिर वहां पे सामान लेती थी, और उस सामान को उठाती थी और लेके आती थी। कभी कोई दुकानदार को देना है, कभी कोई यूजर को देना है, क्योंकि जो मेरे आसपास था वो तो इतनी दूर नहीं जाएगा सामान लेने के लिए, तो मुझे उसको कैरी करके हमेशा वो सामान देना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरे बैकपैक है, पूरा पीछे बैग टंगा हुआ है, एक हाथ में कार्टून है और एक हाथ में थैला है, और इस तरीके से सामान लेके मैं आई हूँ और लोगों को दी हूँ, सेलिंग की हूँ, काम की हूँ। और वो सारे मोमेंट मैंने किया, और वो सारे मोमेंट तो जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा रहे थे कि बिजनेस कैसे होता था। और ऐसे जब आप मेहनत करते हैं ना, और मैंने ये देखा है कि जब आप शिद्दत से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आते हैं। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है, पर शिद्दत से आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट 100% आता है। और ये मेरे केस में बहुत हुआ है। जब जब मैंने मेहनत की स्पीड ज्यादा की है, और उतनी ही मेरी जो सक्सेस है उसकी स्पीड ज्यादा हुई है। तो आप मेहनत कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, कुछ मैटर नहीं करता। तो मेहनत स्टार्ट हो गई थी, काम कर रही थी, कुछ रिजल्ट आते थे, कुछ रिजल्ट नहीं आते थे। मेरे पास एक अच्छी चीज ये थी कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में थी, तो जब लोगों को ये बताती थी ना, किसी किसी को लगता था कि हाँ मधु तो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी इसलिए इसका हो गया। नहीं, कभी कभी ये चीजें डिसएडवांटेज ही बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जब मैं बोलती थी कि मैं इस कॉलेज की हूँ और आर्ट्स कर रही हूँ, लोग बोलते थे ऐसे ही झूठ बोल रही है, आईडी कार्ड दिखाओ तो। और कई बार मुझे लोगों को अपने कॉलेज की आईडी कार्ड दिखानी पड़ती थी कि यस मैं इस कॉलेज की पार्ट हूं एंड देन ये कर रही हूँ। तो कभी कभी ये एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, दोनों चीज है, और हमें उस तरीके से करना होता है। लेकिन ये सभी चीजें है ना, मुझे मजा आ रहा था करने में, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किस लिए काम कर रही थी, मुझे पता था कि मैं किस लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन ये सब करने के बावजूद, ये सब इतनी सारी मेहनत ये सब इसलिए कर पा रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं किस लिए कर रही हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप कितनी दूर तक देख पा रहे हैं। ये बिजनेस जो है ना, दो ही लोग करते हैं, या तो जिसका विजन क्लियर हो या जिसका कोई रीजन हो। और जो रीजन वाले होते हैं वो कुछ टाइम तक, ज्यादा देर तक टिक पाते हैं। हाँ, रीजन मतलब कि किसी को हो सकता है पैसे, किसी को ये, लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं, हाँ, या दोनों का समावेश हो, दोनों का समावेश हो। तो विजन जो है वो विजन था मेरा आरसीएम को लेके, मेरा डायरेक्ट सेलिंग को लेके, कि मैं बहुत दूर तक देख पा रही थी, क्योंकि वो डेटा मेरे माइंड में था, मेरे पास ऐसा सपोर्ट था, ऐसी टीम थी, ऐसी अपलाइन थी। तो वो सब सपोर्ट के कारण मैं उतनी दूर तक देख पा रही थी। और मुझे जो अपना बिजनेस इतना सा था, ये छोटा सा बिजनेस था, तभी मैं इतना बड़ा देख पा रही थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर पा रही थी। और लगातार सीखती गई, लगातार काम करती गई, ऐसा चलता गया चलता गया। लेकिन कभी कभी दिक्कत है ना, आपके आसपास के लोग भी करते हैं, और मेरे पास भी दिक्कत आया। जब मैं इस बिजनेस को करने लगी, लोगों को प्रोडक्ट देने लगी, बताने लगी, तो लोग बोलने लगे कि क्या मधु कर रही हो, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पे कोई जान नहीं रहे थे उस इलाके में आरसीएम को, मेरे जो आसपास के लोग है, दोस्त लोग हैं, वो जान नहीं रहे थे। वो बोलते थे कौन सा मधु काम करती हो, जिसके बारे में किसी को जानते ही नहीं है, कोई ब्रांड ही नहीं है। और ये बात बहुत बार हुई कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट यूज करती है, कोई भी ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत खराब लगा कि सच में लोग बोल रहे हैं कि कोई ब्रांड नहीं है, कौन सा फेस वॉश यूज करती हो, कोई ब्रांड ही नहीं है, कौन सा कपड़ा पहनती हो, कोई ब्रांड ही नहीं है, लोग एडिडास का पहनते हैं, लोग इसका पहनते हैं, लोग उसका पहनता है। तो मुझे कई बार नेगेटिव होती थी। और जब भी मैं नेगेटिव होती थी, जब भी मुझे बुरा लगता था, तो कभी मैं अकेले अपने अंदर नहीं रखती थी,
ये मेरे में एक थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये क्वालिटी थी जिसके कारण मैं इसमें कामयाब हो पाई। कई बार होता है कि हमारे पास चाहे ब्रांड को लेके हो, चाहे नेट मार्केटिंग को लेके हो, बहुत सारी नेगेटिव चीज आती है, बहुत सारी ऑब्जेक्शन आती है, और उस ऑब्जेक्शन को हम अंदर में ही रख लेते हैं और अंदर में रख के हम अपने आप खुद को नेगेटिव करके और आराम से बैठ जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा। ये मैंने कभी नहीं किया। मैं जब भी थोड़ी सी नेगेटिव होती हूँ, कभी भी ऐसा लगता था कि अब रोना आ रहा है, मैं कभी अकेले नहीं रोई, अपलाइन को फोन लगाई, उनको उनके साथ सामने रोई। हाँ, इसका फायदा होता है, कम से कम अपलाइन को पता तो हो कि मुझे कष्ट हो रहा है करने में। हाँ, तभी तो मेरे पे ध्यान आएगा। तो मैं अपलाइन को फोन करके बोलते थे कि क्या क्या कौन सा चीज आप मुझे दे दिए हैं। लोग बोलते हैं कोई ब्रांड की नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है छोड़, तुम मत यूज करो। मैं बोली कि क्या बोल रहे हो, और ये मेरे साथ हुआ है। उन्होंने बोला कि मत करो ना, क्या दिक्कत है, मत करो। तो उन्होंने बोला कि एक चीज बताओ मधु, अगर तुम्हें आरसीएम का इस्तेमाल नहीं करना होगा तो तुम्हें किस चीज का इस्तेमाल करोगी। मैं बोले बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है जो कि लोग जानते हैं, मानते हैं, कोई पहना हुआ देखता है तो लगता है कि हाँ कितना अमीर आदमी है, इस तरीके से। बोले कि कोई नाम बोलो। मैं बोले कि ठीक है, नाम लेना है तो कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लेती हूँ कि एडिडास का कपड़ा बहुत सारे लोग पहनते हैं और पहन के खुद को प्राउड फील करते हैं। हाँ, बस एक टिक लगा रहता है इसके लिए। उन्होंने बोला कि मधु एक चीज बताओ, तुम आरसीएम का यूज नहीं करोगे, तुम बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज करोगे, अच्छा चीज करोगे, तुम एडिडास का यूज करोगे, ब्रांडेड यूज करोगे, मान लो जिसका नाम हो एडिडास का कपड़ा, तुम 10 साल इस्तेमाल कर लो, क्या वो दिन आएगा कि एडिडास के जो मालिक है उससे तुम मिल पाओ, उसके बगल वाली कुर्सी पे बैठ पाओ। मैं बोले क्या बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कुछ भी नहीं, अगर आप एडिडास का 10 साल इस्तेमाल करते हैं, एडिडास की जो मालिक है उसके बगल वाली चेयर पे नहीं बैठ पाते हैं, उससे मिल नहीं पाते हैं, लेकिन 20 साल में तो ऐसा हो जाएगा ना। बोले बिल्कुल भी नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। अच्छा 40 साल। मैं बोले क्या बात कर रहे हैं, मजाक क्यों कर रहे हैं, मैं यहाँ पे परेशान हूँ, आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मधु एक चीज बताओ, एडिडास का जो भी कपड़ा है, कुछ भी तुम इस्तेमाल करोगे, 10 साल इस्तेमाल करो, 20 साल इस्तेमाल करो, 40 साल इस्तेमाल करो, कभी भी वो औकात नहीं आएगी तुम्हारे कि एडिडास के जो मालिक हैं उसके बगल वाली चेयर पे बैठ के तुम उसके साथ बैठ के थोड़ी सी बात भी कर पाओ। लेकिन यही चीज तुम थोड़ा सा आरसीएम में सोचो। आरसीएम के पास तुम्हें भी लगता है कि शायद इसका नाम नहीं है, लोग इसको नहीं जान रहे, या तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो नहीं जान रहे हैं, पर आरसीएम में बस 10 साल सोचो अपने बारे में, थोड़ी सी मेहनत करो, आरसीएम का सामान इस्तेमाल करो, लोगों को बताओ, नेटवर्क बनाओ, और 10 साल होते होते आरसीएम में तुम्हारी ये औकात हो जाएगी कि आरसीएम के जो फाउंडर है उनकी बगल वाली चेयर पे बैठ के तुम जब को लीडर बन जाओगे तो ऐसा दिन आएगा कि तुम बगल वाली चेयर पे बैठ के थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट होगी, तुम ये सोच पाओगे कि ऐसा होना चाहिए, ये बोलने की औकात तुम्हारी होगी। अब बताओ तुमको एडिडास का इस्तेमाल करना है कि आरसीएम का इस्तेमाल करना है। हो सके 10 साल में नहीं होगा, लेकिन 20 साल में तो एकदम गारंटी है कि हो जाएगा। हाँ, तो सोचो कि यहाँ का 40 साल, यहाँ का 20 साल, वो बहुत अच्छी कैसेट है ना वत्सर की, 5 साल या 50 साल। और उस टाइम पे मुझे ये चीज समझ में आई थी कि सच में मैं क्या कर रही हूँ, और उस टाइम के बाद मैंने चूज किया आरसीएम को। और आज के टाइम पे ऐसा बोल सकती हूँ कि हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्रांड तो है, थोड़ा सा लोग जानने लगे हैं, तो वो वाला ब्रांड इस्तेमाल करते तो कोई नहीं जानता, और ये वाला ब्रांड इस्तेमाल करते करते सिर्फ वो वाली ब्रांड को ऊपर लेके जाते, ऊपर उसको पहुंचाते, उसका टर्नओवर बढ़ाते। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप आरसीएम का इस्तेमाल करते हैं तो खुद को एक ब्रांड बनाते हैं, और मैंने वो चूज किया, और इसलिए आज आप सभी के सामने हूँ। तो आज खुद का ब्रांड बनाने की जरूरत है, तो आपको ये चूज करना पड़ेगा, या आपको ऐसा चीज चाहिए या ऐसा चीज चाहिए। आपको उनके को फाउंडर, उनका टर्नओवर बढ़ाना है या अपना टर्नओवर बढ़ाना है, उनका नाम बनाना है या अपना नाम बनाना है। और ये चीजें जब आपको क्लियर हो जाएगी तो फिर आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। और जब ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गई, उसके बाद फिर, और नेगेटिव तो आता रहता है, इधर आया उधर आया, ये सब चीजें आती रहती है, लेकिन ये सब आती गई, चीजें कठिन होती थी, कभी ब्रांड, कभी ये सारी चीजें, लेकिन ये सब चीजें माइंड में आती गई। लेकिन टर्नओवर का जुनून चढ़ गया था कि नहीं, अब टर्नओवर के लिए काम करना है, अपने ब्रांड के लिए काम करना है। और उसके बाद काम होता गया होता गया होता गया। और मेरा एक संकल्प था कि कॉलेज खत्म होने से पहले पहले मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, और कॉलेज खत्म होने से जस्ट लगभग 5-6 महीना पहले मैं टेक्निकल अचीवर बनना है। और कॉलेज खत्म होने वाला था 2020 में, और दिसंबर 2019 में मैं अपना टेक्निकल का पिन ली।
और एक ये था कि मुझे हर एक साल थोड़ा पिन चेंज करने का ये है। तो फिर वो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट की, और मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे अगर बहुत ऊपर लेवल तक जाना है तो मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लोग करते हैं और जैसे सब लोग करते आए हैं वैसा ही मैं करते रहूंगी तो अलग तरीके से नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सीखने पे ध्यान दिया, और सीखने पे ध्यान देने के साथ मैं आरएसएम भी कर रही थी, और साथ में मुझे लगा कुछ और नॉलेज लेनी चाहिए। तो मैंने आईएम से, आईआईटी खड़गपुर से मैंने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स किया, मैंने लीडरशिप का कोर्स किया, और ये सब कोर्स के साथ में जब ये सब प्रैक्टिकल कोर्स करने लगी, थ्योरेटिकल कोर्स थोड़ा सा की, तो उसमें भी टॉप 5% में आई। ऐसा नहीं कि उसमें भी अच्छा नहीं की, कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, इसके साथ में ये वाला कोर्स की, इसमें भी मैं टॉप 5% में आई। इसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा और प्रैक्टिकल सीखते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिकल सीखते हैं। आरसीएम चल रहा है मेरा साथ में, इसके साथ में मैंने डॉक्टर विवेक सर को ज्वाइन किया, वहां पे मैंने सीखने लगी, और दिल्ली गई, वहां पे 3 दिन की पूरी ट्रेनिंग चली थी, सुबह से लेकर पूरा रात तक। और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये जो बिजनेस है ये मुझे उस लेवल पे लेके जा सकता है जिस लेवल पे चाहे आज बड़े 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 इंडस्ट्री के लोग हैं। और 2020 फरवरी में गई थी मैं वहां पे, और उस टाइम पे और मेरा विजन क्लियर हो गया। और सही अगर बोलूं, उस प्रोग्राम के बाद में जो मैं स्पीड से काम की हूं ना, वो सही में आरसी में स्टार्ट की हूं मैं। लेकिन दिक्कत ये है कि फरवरी 2020 में मैं प्रोग्राम को अटेंड की, और मार्च से लॉकडाउन लग गया। अब मुझे लगा कि मैं इतनी कुछ चीजें सीख के तो आ गई, पर इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो अब लॉकडाउन आ गया। अब मेरे पास भी 2 रास्ते थे। जस्ट मैंने अपना पर्ल का पिन क्वालिफाई किया था, चीजें सीख रही थी, सीख भी ली थी, इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया और लॉकडाउन लग गया। अब मेरे पास 2 रास्ते थे कि या तो मैं बैठ के अपना माथा पीटूं कि अब मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, या दूसरा था कि सॉल्यूशन ढूंढूं। और उसी टाइम पे हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेके आता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेके ये आया कि जूम आ गई। जैसे आज हम सब अपने अपने घर में बैठे हैं, और आप अपने घर में, मैं अपने घर में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे बैठना नहीं, मुझे इंप्लीमेंट करना है। सो मैं तुरंत डिजिटल होना स्टार्ट हो गई, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, जूम हो, सब कुछ फटाफट फटाफट सीखना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। मुझे लगा बैठना नहीं है। और मैं सर को बोली कि सर पर्ल का पिन हो गया, और जो हो जाता है ना मैं उसको छोड़ देती हूँ, उसके पास बार बार उसको पकड़ के नहीं रखना है। हाँ हो गया तो कुछ लोग को है ना रॉयल्टी आ जाती है ना, पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे मैं तो रॉयल्टी अचीवर हूँ। अरे क्या, अरे हो गया, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। कुछ लोग पकड़ के बैठते हैं, तो मेरा ऐसा नहीं रहता। हाँ पढ़ लो गया, अब छोड़ो, अब स्टार पढ़। जिस दिन मेरा होता है ना, उसी दिन अगले पिन का मैं पिक्चर अपने माइंड में मेरा नाचने लगता है, वो डांसिंग मोड में रहता है मेरे सामने। तो जब पढ़ हो गया तो उसको छोड़ के स्टार पढ़ मेरे दिमाग में कर रहा था। 2020 थी और लॉकडाउन लग गया है, और मेरी अपलाइन बोल रही थी कि अभी शांति से करो, उतना ज्यादा हड़बड़ाओ मत पिन के पीछे। बोली सर करना है। उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया, और विद इन 9 मंथ मैंने स्टार पढ़ की पिन की डिजिटल होके। हाँ, लॉकडाउन में सितंबर 2020 को मैंने स्टार पर्ल की पिन क्वालिफाई की, डबल टर्नओवर करवाया। तो एक भरोसा हो जाता है। देखिए जब भी आप कुछ अचीव करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप में एक नई ऊर्जा आती, नई ताकत आती है, एक नया कीर्तिमान हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो वो चीज होने लगता है। तो मैंने स्टार पढ़ लिया, और उसके बाद फिर मैंने लग गई लगातार काम करने। और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने पे पूरा फोकस की। और लेकिन जब पिन आने लगी ना, तो मुझे एहसास होने लगा, पैसे आने लगे, कि अब मुझे सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना है कभी भी, अब मुझे एक मिशन के लिए काम करना। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, और जब लॉकडाउन में मैं घर आई, तो मुझे एक चीज लगा कि लोग आके पूछते कि बेटा करती क्या हो। नहीं, ये पॉइंट हमेशा सबके दिमाग में आता। मैं बोलते थे कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, आरसीएम करती हूँ। हाँ बेटा वो सब ठीक है, करती क्या हो। तो आज के टाइम पे भी है ना, हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि आप कितना ही रुपया कमा रहे नेटवर्क मार्केटिंग में, बट आपके बगल में एक कोई अगर गवर्नमेंट जॉब का है, या कोई प्राइवेट जॉब का है, या कहीं जॉब कर रहा है, वो हो सकता है आपसे आधा कमाए, लेकिन सोसाइटी में उसकी इज्जत ज्यादा होती है। वो अकेला कमा रहा है, वो कम कमा रहा है, आप बहुत लोगों को पैसे इनकम भेज के तब आप ज्यादा कमा रहे हो, फिर भी हमारी ज्यादा इज्जत नहीं होती है। और जब ये चीजें मुझे देखी ना, तो मुझे ये चीजें चुभी थोड़ी से कि यार मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, और उस टाइम पे मैंने मिशन लिया कि अब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करना है। इस इंडस्ट्री को कैसे वो मुकाम पे लेके जाया सके, इस इंडस्ट्री को किस तरीके से वो इज्जत मिल सके, उसके लिए काम करना है। और उसके बाद मैंने और तेजी से काम, क्योंकि अगर आपको इज्जत दिलानी है तो यहाँ पे संख्या बढ़ानी पड़ेगी अचीवर्स की। हाँ राइट, आप बैंक वाले लोगों की इज्जत है, एक आईएएस आईपीएस की इज्जत है, एक इंजीनियर की इज्जत है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो उसी तरीके से नेटवर्कर भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो, बहुत ज्यादा अचीवमेंट हो, बहुत लोगों का घर बसे, बहुत लोगों का इस तरीके से घर का उन्नति हो, फाइनेंशियली फ्रीडम हो, तो वो होगा बस। तो वो मिशन बन गया है कि अब हमें इस तरीके से काम करना है, मुझे उस मिशन पे काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ
ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा जो गर्ल्स हमारी हैं वो इस इंडस्ट्री में आए, काम करे और अचीवमेंट करे। सिर्फ आए ना, क्योंकि आने को तो सब आता है, फॉर्म तो सब भर देता है, पर फॉर्म भरने से थोड़ी ना होगा, वो अचीवमेंट लाना है। और जब आप उस मिशन के लिए काम करेंगे, कमीशन के लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी 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 अचीवमेंट आ सकती है। और जब कोई मिशन में लगता है ना, तो फिर बड़ी बड़ी पिन को भी हासिल कर सकता है और उसको डायमंड दिखता है कि हमें बहुत ज्यादा डायमंड को क्रिएट करना है और इसी मिशन के लिए काम करना है। तो अभी जो मैं काम कर रही हूँ 2020 से जो मैंने काम स्टार्ट करा है, वो कमीशन के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए नहीं, बल्कि इंडिया में कैसे डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सके, डायरेक्ट सेलिंग की वो इज्जत लेके आ सके जो इज्जत की हकदार ये है, इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये काम करते करते अभी दिसंबर महीने में, और इसीलिए दिसंबर महीना नॉन टारगेट मंथ हम लोग बोलते हैं कि टारगेट मंथ नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ टारगेट मंथ होता क्या है। हाँ, आपके घर में जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि फरवरी का महीना है, 28 दिन का है, इसमें क्या कहते हैं, हम लोग बड़ा टारगेट नहीं ले सकते। मैं हमसे हमेशा पूछती हूँ कि भैया मार्च में बड़ा टारगेट ले सकते हैं, फरवरी में बड़ा टारगेट क्यों नहीं ले सकते हैं? तो लोग बोलते हैं कि मैम फरवरी में तो 28 दिन ही होता है ना। मैं बोलती हूँ अच्छा, तो अब तो आपका घर का खर्चा भी कम हो जाता होगा, जहां 30,000 का खर्चा है वहां पे हो सकता है 25,000 में निपट जाता होगा। बोलते मैम ऐसे थोड़ी ना होता है, क्या बकवास करती रहती है आप। तो मैं ये सिंपल बात बोल रही हूँ, जब आपके घर का खर्च 2 दिन कम होने से कम नहीं हो रहा है, तो आपकी इनकम क्यों कम हो रही है भाई? क्यों? टारगेट तो टारगेट है, हर एक दिन टारगेट मंथ है। इस दुनिया में आए, हर एक दिन हर एक मंथ को टारगेट मंथ के रूप में लेके काम कीजिए, हर एक दिन अपना काम कीजिए। और काम करना ही क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना टारगेट मंथ हो मंथ हो, हमें ग्रोथ पे काम करते हैं, पिन जब है ग्रोथ पे चलेंगे, पिन जब आना होगा तो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मिशन के लिए काम कर रहे हैं और पूरी इंटायर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए काम करना है, ना सिर्फ अपनी कंपनी अपनी टीम में नहीं रहना है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करना है। जब आप इस मिशन के लिए काम करेंगे तो बड़ी बड़ी पिन आपके लिए आ ही जाएगी। तो ये पूरा का पूरा मैं इस तरीके से काम करती हूँ, यही सब चल रहा है, लगातार सीख रही हूँ, आप सभी लोगों से सीख रही हूँ और सीख सीख के काम करते करते अभी एमरॉल्ड की पोजीशन पे हूँ। इतना ही है, इससे ज्यादा मेरी कुछ नहीं है। और ये बोल के मैं खुद कई बार बोल बोल के मैं बोर हो गई हूँ। अब आते हैं एग्जैक्ट टॉपिक पे कि क्या बात करनी है। देखिए हम लोग सब बोलते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ कैसे आए। जब मेरी पर्ल की पिन आई, स्टार पर्ल आई, एमरॉल्ड आई, तो ये स्टेप है, प्रोसेस है, ये सब आई, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका पिन कैसे चेंज हो रहा है। तो भैया मैं बोलती हूँ कि, और कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपना सफलता का सीक्रेट बताइए, कैसे चेंज करते हैं ये बताइए, मैम कुछ बता दीजिए, कुछ टिप्स बता दीजिए। तो भैया मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, टू द पॉइंट, मेरे पास थ्रू दी फ्रेंड मेरे पास कोई टिप्स नहीं है भैया। मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि कोई सीक्रेट होता ही नहीं है सक्सेस का। सिंपल है, मैं आपको सिंपल बोलती हूँ कि सफलता के लिए क्या करना होता है। सफलता के लिए सिंपल आपको करना होता है कि आपको कुछ चीजें हैं जो बिजनेस ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होती है, बस उसी को फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और सबसे चीज जो पहला चीज है वो है कि आप 6 बेसिक को टोटली फॉलो कीजिए, और कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, 6 बेसिक 8 कोर स्टेप, दोनों मुझे याद है, क्या क्या स्टेप है मुझे पूरा याद है। मैं बस पर डे चेक कर लेती हूँ कि आज मैं 6 बेसिक में जितने पॉइंट है उस सबको मैंने किया है कि नहीं। जैसे 6 बेसिक में पहला चीज है कि आपको है ना कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, तो ये मैंने किया, हाँ किया। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, चलो किया कि नहीं किया, हाँ। कॉन्टेक्ट किया, हाँ किया। इन्वाइट किया, हाँ किया। कुछ लोगों को आपने प्लान दिखाया, हाँ दिखाया। फिर फॉलोअप किया कि नहीं किया। उसके बाद कुछ लोगों की ज्वाइनिंग, कुछ लोगों का स्टार्टअप करवाए। ये 6 बेसिक है। बस पर डे आप देख लीजिए कि आप 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आपकी टीम में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, बस। और उसके बाद आती है 8 कोर स्टेप। बस ये दोनों चीज अगर आप डेली फॉलो करते हैं, डेली, हाँ कुछ चीजें छूटती है ऑब्वियसली, सब चीज हम लोग कुछ चीजें छूट रही है, किसी दिन कोई काम करे वो अलग बात है। लेकिन जिस दिन आप हर एक दिन रात को सोने से पहले बस चेक कर लीजिए कि 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप, इन दोनों को आप डेली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर इन दोनों को टोटली आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में 100% ग्रोथ आएगी, ये लिख लीजिए। बस ये चीजें खुद करना है। और चूंकि जब ये चीजें आप खुद करेंगे तो आपकी टीम में, इंटायर टीम में ये होगा ही होगा, और ये होना ही चाहिए। और इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है जो यूथ ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करती है, वो है कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है भैया, यूज करना है। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप सेल नहीं कर पाएंगे। और अभी टीसी सर जिस
तरीके से पूरे मिशन में लगे हुए हैं सेलिंग पे, डेली डेली प्रोग्राम। आप सोच रहे हैं डेली डेली 1 घंटे का प्रोग्राम लेना कितना टफ है, और वो डेली वो सेलिंग पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपको डेली करना है, इस तरीके से आपको काम करना है। कुछ यूथ इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे ये ऑफर हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। यूथ हमेशा चमकती भमकती दुनिया में भाग रही है। अरे भैया फोकस रहो आरसीएम पे, फोकस्ड रहो। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे ये ऑफर चल रहा है। भैया ऑफर चल रहा है, आपकी लाइफ ऑफर में चली जाएगी इस तरीके से। ऐसे नहीं भागना है, आपको स्टिक रहना है। आरसीएम में जो आ रहा है पहनिए, आरसीएम में जो आ रहा है खाइए, तभी जाके आप डायमंड बन जाएंगे, बन पाएंगे। भटकना नहीं है। अरे दुनिया जो पहन रही है वही पहनते रहोगे तो डायमंड कैसे बनोगे? आज वत्स सर को देखिए, आज उनका 8 बजे से प्रोग्राम है, अभी लाइव आएंगे फेसबुक पे, उनको देखिए, दिन में दिन यंग होते जा रहे हैं, एकदम आरसीएम के कपड़े में रहते हैं, बहुत स्मार्ट दिखते हैं। हाँ, तो आरसीएम में उस तरीके से डायमंड बनिए ना। कपड़े में क्यों डायमंड लगवाना है? आपके फेस में, आपकी कैरेक्टर में डायमंड को लेके आना है। उस तरीके से कैरेक्टर बनाइए कि कुछ भी पहनिए तो अच्छा लगेगा। उस तरीके से प्रोडक्ट यूज कीजिए, सेलिंग पे काम कीजिए, डेली बाय डेली काम कीजिए, उसी में आपका बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाएगा। इसके आगे बढ़े, दूसरा जो है, आप अपने डेप्थ को पकड़ के चलिए। आपकी जितनी भी डेप्थ है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी डेप्थ है, आपके बिजनेस को डेप्थ को पकड़िए। क्योंकि देखिए डेप्थ जो है आपका, अगर डेप्थ आपका सूख गया तो आपका पूरा का पूरा पौधा सूख गया। ये टोटली नेटवर्क मार्केटिंग है। पूरा नेटवर्क में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं, ये ठीक है, आम का पेड़ लगाते हैं, लेकिन उसकी जड़ें अगर सूख गई तो आप कभी भी ये इंपायर नहीं खड़ा कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा हमें दिखता है, ये टीम है, ये सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पे काम करता है। तो ये वाला जो चीज है ना, आपका कभी सूखना नहीं चाहिए। तो हमेशा डेप्थ को पकड़िए, अपने डेप्थ को अपने कंट्रोल में रखिए। अपने डेप्थ में कितना ग्रोथ आ रहा है, वहां पे अगर ग्रोथ होता रहा, देखिए अगर यहाँ पे ग्रोथ होता रहा ना, तो पतझड़ का मौसम में भले ही पत्ता झड़ जाएगा, लेकिन बसंत आते में ये खिल जाएगा। लेकिन अगर ये वाला चीज अगर सूख गया, तो पतझड़ हो या बसंत हो, कभी भी ये वाला चीज नहीं खिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। डेप्थ पकड़ के रखिए अपना। हाँ, डेप्थ कितना भी हो आप उस तरीके से हैंडल कीजिए, मैनेज कीजिए। और डेप्थ को पकड़ना इसलिए भी मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि जब आप डेप्थ हैंडलिंग करते हैं तो आप डेली काम करते हैं, डेली सेलिंग करते हैं, डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, सारी की सारी चीजें करते हैं। तो जब आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है कि जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं तो हमें करंट सिचुएशन में क्या चल रही है फील्ड में, ये हमें पता होता है। और जब करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, अभी प्लान में कैसे क्या ज्यादा है, किसको ज्यादा फोकस करना है, कौन से बिजनेस में, कौन से प्रोडक्ट में कितना बीवी आ रहा है, कौन सा 100% बीवी वाला है, अभी कौन सा काउंसलिंग का कोर्स चल रहा है, जब ये सारी चीजें करंट चीजें हमें पता होती है ना, तो हमारे जो टीम है हम उसको ज्यादा अच्छा मैनेज कर पाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि टीम में जो, अभी मान लीजिए करंट सिचुएशन में फील्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी कंपनी आ गई जो डिस्टर्ब कर रही है, तो आप फील्ड में रहेंगे तभी तो पता चलेगा ना। और जब फील्ड में रहेंगे पता चलेगा, तो किसी का फोन आएगा तो उसके आधे क्वेश्चन में आप उसको आंसर दे पाएंगे। इस तरीके की आपके अंदर कैपेसिटी होगी, क्योंकि आपके फील्ड में है, वो एक पता है आपको फील्ड में क्या चल रहा है। तो फील्ड में जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आधा लाइन बोलेगा, आपके पास पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या देना है। तो इस लेवल के आप इंसान बन जाएंगे, इस लेवल के आप लीडर बन पाएंगे। तो आप खुद 6 बेसिक 8 कोर स्टेप फॉलो कीजिए। खुद चेक कीजिए रात को सोने से पहले कि मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। डेप्थ को पकड़िए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, डेली काम कीजिए, फील्ड से जुड़े रहिए, और ग्रोथ हमेशा होना चाहिए। जनरल सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बोलते हैं कि देखो आज के टाइम पे हिंदुस्तान में जो आईएएस ऑफिसर होता है ना, वो सबसे बड़ा ऑफिसर माना जाता है। और वो आईएएस ऑफिसर भी महीने में है ना, वो छुट्टी जो लेता होगा 2-3 छुट्टी लेता होगा। और आरसीएम में कोई रॉयल्टी अचीवर आ जाता है ना, तो वो 20 दिन छुट्टी मारता है, लास्ट 10 दिन में काम करता है। भैया क्यों? आईएएस से बड़े तो नहीं हो गए ना। चलिए ठीक है, आईएएस से थोड़े बड़े हैं, 5 दिन छुट्टी ले लीजिए, 7 दिन छुट्टी ले लीजिए, हाँ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और उसी माइंडसेट से हमें काम करना है। तो आप 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं, 8 कोर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, डेप्थ को हैंडल कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। और जब आप डेप्थ को हैंडल करेंगे तो आपकी टीम बनने लगेगी धीरे धीरे। सेलिंग होगा, कुछ सेल्स करने वाले लोग आएंगे, कुछ नेटवर्क करने वाले लोग आएंगे, कुछ यूजर आएंगे, तो वो सब चीज लोग आएंगे। और जो टीम होती है ना, वो एकदम सब लोग होते हैं उसमें हाउसवाइफ भी है, एक लड़की भी है, एक लड़का भी है, एक बिजनेसमैन भी है, एक प्रोफेसर भी है, एक इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं। और उस सारे लोगों को
आपको कैसे मैनेज करना, उसमें से कैसे लीडर को क्रिएट करना, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि टीम तो ऐसी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें से कितने लोगों का आपको चूज करके आपको लीडर बनाना पड़ेगा। देखिए कभी भी हम यहाँ पे प्रीजज नहीं करते, ऑब्वियसली प्रीजज नहीं करते, सब लोगों में लीडर बनने की संभावना है, लेकिन एक समय के बाद, उसके ज्वाइनिंग करने के कुछ समय के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन लीडर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, आपको कहाँ पे ज्यादा टाइम खपत करनी है, कहाँ पे नहीं खपत करनी है। और इसको चूज करने का सिंपल सा तरीका है, देखिए टीम में ये मत देखिए कि कौन कितना नॉलेजेबल है, टीम में ये देखिए कि कौन सिस्टम को फॉलो करता है। हमेशा सिस्टम और नॉलेज की बात आती है तो मैं सिस्टम को ऊपर रखती हूँ। और वत्सर बात बहुत अच्छा बोलते हैं कि आपकी अगर 4 टीम भी है, 2 टीम भी है, उसमें हो सकता है कि आज इसमें बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा होगा, इसमें कम हो रहा होगा, लेकिन आपका फ्यूचर में किसमें बिजनेस ज्यादा होगा, सिंपली इस टीम में देखिए कितने लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और इस टीम में कितने लोग कर रहे हैं। अगर इसमें 40 लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और इसमें मान लीजिए 50 लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, भले ही आज इसका बिजनेस वॉल्यूम कम हो, लेकिन आने वाले टाइम में इसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें सिस्टम फॉलोवर्स हैं, सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। तो लीडर जो होता है वो सिस्टम को फॉलो करता है। तो आपकी टीम में आप चूज कीजिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम मतलब 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल। अगर इन तीनों को जो भी फॉलो करते हैं उसको पकड़ लीजिए, उसको छोड़ना नहीं है, और मैं इसी चीज पे फोकस करती हूँ। और जो नए लोग आते हैं उस नए लोगों का एक अलग ग्रुप बना के उसको अलग से सीखने की जरूरत है, और ये दोनों अलग अलग हैं। अलग लेवल की ट्रेनिंग होगी, अलग लेवल की बातचीत होगी, अलग लेवल का कम्युनिकेशन होगा, अलग लेवल का सपोर्ट होगा, तो वो पूरा का पूरा अलग रखिए। एक नए लोगों की जो ट्रेनिंग होगी वो अलग होगी, एक लीडर की ट्रेनिंग एक अलग होगी, और मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करके रखा है। एक बैटल इन अप ग्रुप अलग होता है हमारा, एक स्टार्टअप ग्रुप हमारा अलग होता है। जो नए लोग हो उसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि सेम सोचिए ना, एक छोटा सा बच्चा, उसको परवरिश अलग दी जाती है, और एक बड़ा बच्चा उसको अलग से परवरिश दी जाती है। एक छोटे बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, एक बड़े बेटे को बस उसको बता दिया जाता है कि ये करना है, वो अपने तरीके से कर लेगा, वो सिस्टम जानता है वो कर लेगा। तो यही डिफरेंट आपको रखना पड़ेगा। तो आपने खुद को रेडी किया, खुद लगातार काम कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उसमें से आप लीडर क्रिएट कर रहे हैं, और लीडर क्रिएट होते होते जब टीम बनने लगती है, तो लीडर की जब टीम बनने लगती है ना, तो उसमें भी टीम मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। बहुत लोग टीम तो बना लेते हैं, मैं बोलती हूँ बिजनेस खड़ा करना और बिजनेस को बड़ा करना दोनों में अंतर है। बिजनेस खड़ा तो सब लोग कर लेते हैं, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग सब कर लेते हैं, खड़ा कर लिए, एक टीम स्ट्रक्चर खड़ा कर लिए, पर उसको बड़ा कैसे करना है, उसमें आती है टीम मैनेजमेंट। कि आपके टीम में जितने लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, वो टीम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो टीम मैनेजमेंट तब आप कर पाएंगे जब आपके अंदर वो सारी कैरेक्टर, वो एथिक्स, वो ऑनेस्टी, वो कम्युनिकेशन, वो प्रेजेंटेशन, टीम में 2 लोगों का झगड़ा हो गया उसको सुलझाना, ये सब कुछ स्किल आपके अंदर होगा तब। और ये सारी स्किल आएगी आपको जब आप 8 कोर स्टेप को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसी में है आपको लर्निंग है, आपको बुक पढ़ना है, आपको सीडी देखना है, आपको सेमिनार में जाना है, वेबिनार में जाना है, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, आपको अपने पोस्टर को मेंटेन करना है, आपको उसके बाद उसमें लर्न करना है, उसके बाद टीच करना है, डुप्लीकेट करना है, ये सब कुछ आपका 8 कोर स्टेप से होगा। तो बिजनेस जो खड़ा होता है वो 6 बेसिक से हो जाता है, लेकिन जो बिजनेस बड़ा होता है वो 8 कोर स्टेप से होता है। और आपको ये दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए, और टीम में सब लोगों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम मैंने तो 1-1 घंटे एकदम सिर्फ 6 बेसिक पे लोगों को सिखाती हूँ, 8 कोर स्टेप पूरा 1 घंटे में सिखाती हूँ कि कैसे 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 एक एक पॉइंट में कैसे कैसे करना है, किताब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, मीटिंग देखनी है तो कैसे देखनी है, ड्रेस कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, टीम में लड़कियों से कैसे बात करना है, लड़कों से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, वो सारी की सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी और वो चीजें सिखानी पड़ेगी। तो आप खुद पे काम कीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, नीचे सूखने मत दीजिए अपने डेप्थ को, लीडर को क्रिएट कीजिए, टाइम मैनेज कीजिए और टीम मैनेज कीजिए, टीम, और उसी में टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा। और एक रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। रिलेशनशिप किसमें, आप यहाँ पे हैं तो आपके नीचे और आपके ऊपर दोनों में अच्छा रिश्ता होना चाहिए। और नीचे ऊपर का मतलब ये नहीं कि आपके जस्ट ऊपर कोई है तो अगर वो खराब आदमी है तो उसके साथ आप हाँ कर लीजिए, नहीं। नीचे ऊपर मतलब कि जो नीचे एक्टिव लोग हैं या आपकी पूरी इंटायर टीम है उससे आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जिसको आप गुरु मानते हैं, देखिए स्पॉन्सर अलग टर्म है, एक अपलाइन अलग टर्म है। हाँ, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहां पे अपलाइन नहीं लिखा आता है, वो स्पॉन्सर नंबर आता है, अपलाइन अलग है। तो आप अपलाइन को चूज कीजिए और अपनी एलओएस से ही चूज कीजिए, अपनी एलओएस से चूज कीजिए
उनको फॉलो कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको समर्पण कीजिए, उससे अच्छा रिश्ता बनाइए, नीचे भी अच्छा रिश्ता बनाइए और उसी को पूरा का पूरा डुप्लीकेट कीजिए। टीम में अगर आपका रिश्ता अपलाइन से और लाइफलाइन से अच्छा होगा तो वही चीज आपकी लाइफलाइन कॉपी करेगी, और वो चीजें जब डुप्लीकेट होती जाएगी और पूरा अच्छा रिश्ता रहेगा ना, तो फिर टीम में हंसी खुशी से एक एक टारगेट पे पूरा सब लोग फोकस होकर काम करेंगे, तो फिर बहुत अच्छा माहौल बनेगा। पूरी टीम बोलते हैं ना, वो हंसते गाते। अभी जब मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तो मैं पहले ही ज्वाइन कर ली थी, तो मैं देख रही थी 2-3 लोग कुछ सैरो शायरी, कुछ थोड़ी गाने गा रहे थे, तो ये हंसते खेलते पूरा का पूरा बिजनेस होगा। और ये सच में हम लोग काम काम में पूरा का पूरा टाइम बिता देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है हमें। हंसते गाते एकदम अच्छे से, मतलब खुश भी है, मस्त भी है, म्यूजिक भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है और बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कितना मजा आ जाएगा ना। लेकिन ये मजा तब आएगा जब अच्छी रिश्ता होगा, अच्छा टीम मैनेजमेंट होगा। और मुझे लगता है यही 4 चीज पे अगर हम लोग काम कर लेना तो बहुत अच्छे से काम हम लोग कर सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक ऐसा टॉपिक जो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, तो ये टॉपिक पे आ ले लेते हैं थोड़ा सा। वो टॉपिक है हमारी महिलाओं का, और अलग अलग स्टेज है। और आज के टाइम पे हमारी जो कंपनी है बहुत ज्यादा फोकस्ड है ह्यूमन एम्पावरमेंट पे, और इसमें मैं जो सर बोले थे मैं फिर से उनको रिपीट करना चाहूंगी, वो सारी की सारी कहानी थोड़ी सी रिपीट करना चाहूंगी। देखिए, मैं चूंकि इस स्टेज से जा रही हूँ तो मुझे पता है कि जब हम लोग बचपन में होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लोग बहुत चुलबुले, बहुत नटखट, इस तरीके से पूरा मस्ती करने वाले, पापा की परी, मम्मी की लाडली, इस तरीके से हम लोग होते हैं। और इस टाइम पे हाँ, एक चीज तो है कि हम अपने हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नाम जो होता है वो पिता का होता है, फादर का होता है। कोई दिक्कत नहीं है, फादर का नाम है, कोई बात नहीं है। आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं इस टाइम पे हमारे पास, कि हम भी ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें होते हैं। और हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद होप में भी हमारे पास जॉब आ जाती है, हम जॉब करने लगते हैं, जॉब करने के बाद हमारी शादी हो जाती है, और शादी करने के बाद हस्बैंड के नाम से जाने लगते हैं। हस्बैंड के नाम से जानना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ हस्बैंड के नाम से जानना ये दिक्कत है ना। हस्बैंड के नाम से, और कई बार कई लड़की अपनी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा अच्छे से करती है, और बहुत ही अच्छे से करने के बाद एक बहुत मेहनत करने के बाद जॉब लेती है, जॉब लेने के बाद लेकिन कई महिलाएं, कई लड़कियां शादी के बाद उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। ये सेक्रीफाइस हिंदुस्तान में कम से कम लड़के को करते तो आज तक नहीं देखे। हाँ, प्रेशर ज्यादा आ जाता है हालांकि, लेकिन लड़की शादी भी जॉब छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि आपका जॉब लखनऊ में है और आपके जो हस्बैंड है उसका मुंबई में जॉब है, और आपको हस्बैंड के साथ में रहना है, तो आपको जॉब छोड़नी होगी। ये वाली चीज होती है, तो कई महिलाएं वहां पे जॉब छोड़ देती है। और एकदम डेटा है वो, आप डेटा सर्च कीजिए। कई महिलाएं दहेज के कारण इस टाइम पे, और लगभग हर एक 1.5 घंटे में हिंदुस्तान का डेटा बोल रही हूँ, हर एक 1.5 घंटे में एक महिला की मौत हो रही है हिंदुस्तान में, दहेज के कारण जला दी जाती है। हाँ, ये हिंदुस्तान का डेटा है। अब बात ये है कि हमारी सोसाइटी में कई बार बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि पढ़ाई में अगर हम खर्च कर देंगे तो फिर दहेज में क्या देंगे, दहेज में पैसा दे देते हैं। और हमारे जो हिंदुस्तान के माँ बाप है वो बोलते हैं कि हाँ, बेटी का शादी हो गया, गंगा नहा लिए। हाँ, माफ कीजिएगा कटु वचन बोल रही हूँ, लेकिन जिस गंगा नहाने की बात करते हैं ना, कई बार उसी गंगा में बेटियों की राख को बहानी पड़ती है। ये वाली सिचुएशन है दहेज प्रथा के कारण। हाँ, हस्बैंड का नाम दहेज के कारण मर रही है, जॉब छोड़ रही है। और कुछ लोग वहां पे मैनेज कर पाती है शादी के बाद, लेकिन जब वो मदरहुड में जाती है, जब वो माँ बनती है, तो मदरहुड में जाते हुए लगभग 50% से ज्यादा महिलाएं अपनी जॉब छोड़ देती है। मैं कई बार अपने वीडियो में बोली हूँ, कई बार मैंने लड़कियों को गूगल का जॉब छोड़ते हुए, माइक्रोसॉफ्ट का जॉब छोड़ते हुए देखी हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज, हर महीने लाखों का इनकम लेते हुए उन्होंने जॉब को छोड़ा है। ये वाली सिचुएशन है। मैं ये नहीं बोली हूँ, कुछ लोग अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है, लेकिन कई लड़कियां हैं जो मजबूरी से करती हैं। लेकिन बात यह है कि हम 30 साल 40 साल तक जो मेहनत की जिस जॉब को पाने के लिए, उस जॉब को छोड़ना कितना बड़ा तकलीफ होगा। तो ये सारी सिचुएशन है। हस्बैंड के नाम से, फिर बाद में अपने सन के नाम से या डॉटर के नाम से। तो एक सवाल है सभी से, जितने भी फादर बैठे हुए हैं, जितने भी ब्रदर बैठे हुए हैं, आप सभी से, कि एक लड़की पहले फादर के नाम से, फिर हस्बैंड के नाम से, फिर अपने बच्चे के नाम से, तो उनका जो नाम रखते हैं, ये सब मधु, सीता, गीता, अंजना, ये सब नाम, ये आधार कार्ड और राशन कार्ड के लिए है क्या? मुझे समझ में नहीं आता, बस वोट डालने के लिए है क्या? हाँ, 3 बार नाम चेंज कर दीजिए, फलाना की बेटी, फलाना की वाइफ और फलाना की माँ।
नाम चेंज कर दीजिए, नाम रखने की क्या जरूरत है अगर हम अपने इस तरीके से नहीं। और ये मैं जनरल बोल रही हूँ। हाँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी के टाइम पे बहुत आगे बढ़ रही हैं, एकदम 100%। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ साइंस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ डॉक्टर हैं, बहुत मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ हैं जो बहुत आज अभी के टाइम पे बहुत सारा डेटा चेंज हुआ है, लेकिन वो डेटा को देख के हम खुश नहीं हो सकते आज के टाइम पे, क्योंकि वो डेटा और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और उसके क्षेत्र में हम लोग काम करना है। तो अगर ये सारी सिचुएशन है तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सॉल्यूशन है, पर इस क्षेत्र में एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जैसे ही आपकी बेटी, आपकी बहन 18 साल की हो, उसको आरसीएम में आईडी लगाइए, उसके नीचे बिजनेस कीजिए, उसको आरसीएम में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरी बेटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। भाई आपकी बेटी को जब बुखार होता है ना, 2 चमाटा मार के बुखार का दवाई पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? आपको पता है कि बुखार में दवाई पीना इंपॉर्टेंट है तो पिला देते हैं। उसी तरीके से आपको पता है कि आपकी बेटी के लिए आरसीएम बेस्ट है तो 2 चाटा मार के प्रूफ मीटिंग में अटेंड करवाइए। सिंपल। मैं मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस एग्जाम्पल दी कि आपको थोड़ी जबरदस्ती उनको बैठाना है, उसको वो करना है। और उस तरीके से जब आप उसके लिए थोड़ा सा बिजनेस डेवलप करेंगे और वो भी थोड़ा बिजनेस डेवलप करेगी, और वो रॉयल्टी के बाद ही उसकी शादी करवाइए। मिनिमम रॉयल्टी के बाद शादी करवाइए। शादी करने के बाद लखनऊ से मुंबई जाएगी, वहां पे टेक्निकल हो जाएगी, नए लोग, नया बिजनेस, नया एरिया। हाँ, जब मदरहुड में जाएगी तो और ज्यादा बिजनेस कर लेगी। और शादी रॉयल्टी पे होगी, जब शादी के बाद टेक्निकल होगी और धीरे धीरे बिजनेस को पूरे इंडिया में बढ़ा के वो डायमंड जा सकती है और आपके खानदान का नाम बढ़ाएगी। और आपके खानदान के साथ साथ में जब महिला आगे बढ़ती है ना, तो कितनी सारी महिलाओं के लिए, कितनी सारी लड़कियों के लिए जो दरवाजा खोल देती है आपको भी पता नहीं है। क्योंकि मुझे देख के कितनी लड़कियां भी मोटिवेट हो रही है कि मुझे भी नहीं पता। हाँ, पूजा मैम को देख के कितनी लड़कियां कामयाबी का सपना ले रही है, ये उनको भी नहीं पता। आज सुप्रिया मैम है, चाहे नेहा मैम है, चाहे पूजा मैम है, बहुत सारी मैम है जिनको देख के कई लड़कियां ये सपना लेती है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, रॉयल्टी टेक्निकल पे जाना है, तो ये आपको भी नहीं पता। तो इस तरीके से महिलाओं को मोटिवेट कीजिए, टीम में लेके आए। और जिस तरीके से हाइजीन कैंपेन पे काम हो रहा है ना, आप पुरुष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे इंडियन सोसाइटी में वो हाइजीन के बारे में एक लड़की अपने भाई, अपने पेरेंट्स, अपने पिता से बात नहीं करती है। तो वहां पे लड़कियों की जरूरत है। बहुत बड़ा मार्केट है, 64,000 लगभग करोड़ का मार्केट है, वो मार्केट महिला ही कवर कर सकती है। तो उसमें लेके आइए, महिलाओं को इन्वॉल्व कीजिए। और साथ ही साथ आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब चीजों के साथ में, और जैसा मैं बोली, हमारा मिशन है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और डायरेक्ट सेलिंग को लेके वो सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा नाम दिलाने का जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म काम कर रही है, वो काम कर रही है चैट विद सुरेंद्र वत्स। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, क्योंकि इसको जब सब्सक्राइब करेंगे, इसके सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो लोगों को अवेयर होगा कि अच्छा, जैसे कि एक सबका अलग अलग, मेडिकल का एक अलग कमेटी होता है, सबका अलग कमेटी होता है, उस तरीके से जब चैट विद सुरेंद्र वत्स एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि डायरेक्ट सेलिंग का ये कमेटी होगा, डायरेक्ट सेलिंग का नाम बढ़ेगा, तो हमारा ही नाम बढ़ेगा। तो ये हम सबकी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस चैनल को एक अलग लेवल पे लेके जाएं। तो आप सभी लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने टीम में सबसे सब्सक्राइब करवाइए, सबको बोलिए कि इसका सारा एपिसोड देखने के लिए। और खासकर अगला एपिसोड जो आने वाला है वो रिलेशनशिप पे बहुत अच्छी बात होने वाली है, तो वो एपिसोड जरूर देखें आप। और जितने भी लोग हैं, मैं फटाफट बोलूंगी कि सीधे यूट्यूब पे जाइए और इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, अभी के अभी। जो अभी नहीं कर पाएंगे वो बाद में भूल जाते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अभी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैट विद सुरेंद्र वत्स को सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजे, ग्रुप में अच्छा अच्छा मैसेज भेज के लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग लेवल पर हम लेके जा सके। और साथ ही साथ कल 13 तारीख को 11 बजे हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आने वाला है, जो कि ये हमारी चैट विद सुरेंद्र वत्स की 3rd एनिवर्सरी है, तो उसको देखना ना भूलें। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा बात नहीं करते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीखने को मिला हो, थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस से जानने को मौका मिला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन थैंक यू अशोक सर एंड महेश सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू महेश सर। बहुत बहुत मैम, आपने तो आज बिल्कुल बिल्कुल वाकई बिटिया रानी की तरह आपने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है। मेरी बिटिया आपके बराबर की है और बिल्कुल बहुत बेहतरीन एक प्रोफेसर के रूप में आपने वाकई आज जो टीम को आपने दिया है, वाकई ये सराहनीय है। और जैसा कि आपने बिल्कुल एक ठान रखा है कि हमें मिशन के लिए काम करना है, ये बात मेरे को बिल्कुल दिल के अंदर लग गई। और आपने बहुत छोटी छोटी बातों को एक कामयाबी के लिए कोई टिप की बात आपने बहुत बेहतरीन बताई है, उसका एक आपने बहुत बेहतरीन
सोल्यूशन जो बताया 6 बेसिक को अगर आप पकड़ लेंगे तो मेरा भी यही मानना है कि 6 बेसिक आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। और बाकी उसको संभालने के लिए 8 कोर का जो आपने नाम लिया और 7 कार्डिगन रोल का, ये सब का बहुत बड़ा रोल है। और एक आरसीएम का एक बहुत बड़ा प्रकाश जो कि हमारा चैट भी सुरेंद्र वस्त एक ऐसी रोशनी है कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग का एक परचम उससे बढ़ेगा और डायरेक्ट सेलिंग की एक खुशबू एक अलग पूरे भारत में फैलेगी और लोग जानेंगे कि ये भी एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिससे 50 लाख रुपए जैसे लोग कमाने वाले लोग पैदा होते हैं। तो मैम आपने बहुत गजब का प्रेजेंटेशन दिया, बहुत बेहतरीन। मैंने आपके वीडियो बहुत सारे देखे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाती है आपकी बातों को सुन करके और रियल लगता है कि आप वाकई आपके अंदर वाकई एक ऐसी नारी शक्ति छुपी हुई है। आप बहुत सारी नारियों के लिए एक बहुत मिसाल के रूप में आपका परचम फैलने वाला है और आपके देख करके लोग निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत लोगों की जीवन को बदलने का आपने बीड़ा उठा रखा है और इतने कम समय में आपने एक ऐसा लेवल हासिल कर रखा है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है और स्वयं में थोड़ी शर्म की बात है कि हम लोग भी आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं और वो ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं जो हमें लानी चाहिए। अब आज आपने बहुत सारे टिप्स ऐसे दिए हैं, निश्चित रूप से एक एक पॉइंट पे जितनी आपने ESBI से लेकर के और जो आखिरी आपने बताया अप और डाउन लाइन के रिश्ते को लेकर के जो आपने बताई अंतिम बात बताई और चैट भी सुरेंद्र को लेकर बात बताई, बहुत सारा खजाना इस आपके पूरे 1 घंटे के सेशन में, बहुत जबरदस्त चीजें नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं, आपको बस ढेर सारा मैं आशीर्वाद मेरी तरफ से, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत सुंदर शब्दों में आपने सब कुछ बताया। अगर लोग अब भी ना समझे तो समझ लीजिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा लोगों का और निश्चित रूप से एक महिला अगर जागेगी तो बहुत सारे पूरा क्षेत्र जाग जाएगा, क्योंकि महिला कुछ भी करती है तो उस पर नजर लोगों की बहुत ज्यादा आती है। पुरुष तो बहुत कुछ करते रहते हैं लेकिन महिला खड़ी होती है तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हो। फिर से तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज की आपका 1 घंटा निश्चित रूप से लोगों के दिलों में राज करेगा और निश्चित रूप से लोग कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अशोक सर। गुरुदेव प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम को। मेरे पास सर कोई शब्द नहीं है, जैसा मैंने सुना था मैम को देखा था वीडियो में उससे कहीं ज्यादा आज मैम ने बताया हम सभी को। बस अब हमें जरूरत है अनुसरण करने की। मैम की कामयाबी का जो मुझे आज सामने से मिला है उसका एक ही चीज मैंने मैसेज लिया कि मैम ने ठान लिया था, संकल्प लिया था, और जब कोई व्यक्ति संकल्पित हो जाता है साथी तो कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती। रास्ते स्वयं नजर आने लगते हैं खुद ब खुद। 1-2 आप कदम बढ़ाते हैं तो अगला रास्ता स्वयं नजर आता है। और मैम की जो दूसरी क्वालिटी मुझे नजर आई, ये इतनी बड़ी कामयाबी का लॉकडाउन के अंदर मैम ने एमराल्ड जैसी पिन, स्टार पर्ल जैसी पिन निकाली है। साथियों बताना चाहता हूं कि एक एमराल्ड की पिन डालने के लिए 44 लाख का बिजनेस मिनिमम चाहिए। 44 लाख बिजनेस वॉल्यूम मीन्स 1 करोड़ MRP, 1 करोड़ DP का टर्नओवर, और 1 करोड़ DP का टर्नओवर। लॉकडाउन जब चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग कह रहे थे किससे मिलेंगे, कहां जाएंगे, उस टाइम में मैम ने अपनी पिनों को चेंज किया। सर इस नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं मैम को, और उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वाद भी आपको देता हूं कि आपका नाम पूरी दुनिया में फैल जाए, क्योंकि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। ये बहुत अच्छी बात लगी मैम। और जब एक इंसान संकल्पित होता है तो कहा जाता है कि खमखों ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। साथियों प्रूव करके दिखाया है मैम ने। एक जोरदार तालियां पूरे चैंपियन टीम की तरफ से आता है मैम के लिए। और मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस नारी शक्ति के रूप में आपकी बार बार जरूरत पड़ेगी। आप जैसी महिलाएं जब हिंदुस्तान में एजुकेशन देंगी तो शायद मुझे लगता है हजारों नहीं लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपके आशीर्वाद से, आपके वचनों से, आपकी बातों से, क्योंकि आपने प्रूव किया है। आज 24 साल की एज में जहां पर बाप बच्चियों की शादी के लिए परेशान हो जाते हैं, कहाँ पे क्या करें, रिश्ते ढूंढना और कैसी क्या मतलब क्या होगा, आज उन्होंने खड़ी की है कि जिस घर में जाएंगी शायद वहां पर इतना बड़ा डायमंड जैसा उजाला प्रकाश फैल जाएगा। वहां पे आज लाखों परिवार ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि आज ऐसी लड़की हमारे घर में आनी चाहिए। वो माता पिता धन्य हो जाएंगे जिनके घर में ऐसी लड़कियां जाएंगी। तो जितनी भी नारी शक्तियां हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मैडम की जीवनी से बहुत बड़ी प्रेरणा आप प्रूव करके दिखा दिया उन्होंने। न केवल आरसीएम में टॉपर बल्कि स्टूडेंट लाइफ में टॉपर।
और पूरे बोर्ड में टॉप करना एक अपने आप में माने की बात है साथियों, क्योंकि मैं खुद टॉपर स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि इतनी मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये मुझे पता है। तो साथियों, कहा जाता है कि आप जो है आज कहाँ है बिल्कुल मायने नहीं रखता, कहाँ जाना चाहते हैं ये मायने बहुत रखता है। और मैम की कामयाबी का जो उनकी बातों से मुझे चला, सीखना और बदलाव, सीखना और बदलाव, फटाफट सीखने का प्रयास किया, बदलाव का प्रयास किया साथियों। आज मैं देखता हूं बहुत सारे साथी सुनते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव राकेश सर बोलते हैं कि विचारों को सुनने से कोई परिवर्तन नहीं आता साथियों, विचारों पर चलने से परिवर्तन आता है। कई साथी डायरी नहीं लेकर बैठते, पेन नहीं बैठते, ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करते। आप कल्पना करें सर, जब इन बेसिक चीजों को ही हम नहीं कर पाएंगे तो हम कहां से बड़ी कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे। तो आज मैम ने जो चीजें बताई, जो एक्चुअल में आप कितना भी गाना गाएं, रामायण को चाहे आप रामायण का जो है सीरियल दिखाकर समझाएं, चाहे चौपाई पढ़कर सुनाएं, लेकिन कुल मिला के मूल मंत्र वही रहता है। तो आज जो मूल मंत्र है 6 बेसिक और 8 कोर, इस बिजनेस की आत्मा है। अगर जिस व्यक्ति ने इसको फॉलो किया वो व्यक्ति कहीं भी है कोई मायने नहीं रखता, आज जो बिगनर भी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति टेक्निकल या डायमंड भी बनेगा। लेकिन आप बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत कुछ आपके अंदर ज्ञान है, 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, साथियों टेक्निकल भी हैं तो बिगनर आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा ऐसा अनुभव कहता है। तो और अगर इसका उल्टा करते हैं तो आज बिगनर भी नहीं है और आप डायमंड बन जाएंगे, जस्ट उल्टा होता है। तो साथियों, आज मैं मैम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, मेरा मान बढ़ा दिया, आपने मेरी इज्जत बढ़ा दिया, क्योंकि इतने सारे लोगों की नजर में मेरी इज्जत बढ़ी थी। मैम ने जो है समय दिया, आपका नाम है मैं जानता हूं, पूरे हिंदुस्तान में नाम है आपका, आपका समय कीमती है, आपके एक एक मिनट का हिसाब है। तो मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, बस यही है कि आपको आशीर्वाद में बड़ा होने के नाते आपको दूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि जब जब इस टीम को जरूरत पड़े, इतना जल्द ज्यादा भी नहीं हम आपको परेशान करेंगे, क्योंकि आपके समय की वैल्यू है, लेकिन जब कभी आवश्यकता पड़े तो आपका आशीर्वाद जरूर इस टीम के लिए चाहिए। बहुत सारे लोग कल को चलकर आपका नाम लेंगे, दुआएं देंगे कि मैडम की एक मीटिंग मैंने देखा था और उस मीटिंग से मैंने प्रेरणा लिया था और उस प्रेरणा की वजह से आज मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हूँ या टेक्निकल अचीवर हूँ या बड़ी टीम पर हूँ। ये ब्लेसिंग जो है आपको मिलेगी मैम, वो कभी भी आंकी नहीं जा सकती। और मैं चाहता हूं कि आपको ढेर सारी ब्लेसिंग इस टीम से मिले। आपकी जो है क्रॉस लाइन मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं मानता कि आप मैं क्रॉस लाइन हूं। मैं तो यही मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति एक टेक्निकल पिन के ऊपर जाता है तो कॉमन अपलाइन हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान की कॉमन अपलाइन हो जाता है और उसका उद्देश्य बदल जाता है कि अब मुझे इंडस्ट्री के लिए काम करना है, ना कि टीम के लिए काम करना है। वो भावना मैम के अंदर मैंने देखा और इस प्रेरणा का स्रोत रहे हमें, जिन्होंने मैडम को लाने के लिए मुझे प्रेरित किया। बार बार मुझे निवेदन किया कि सर मैडम का समय मुझसे नहीं मिल पा रहा है, मैंने बड़ा प्रयास किया। वो हमारे अजीज, हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं मिस्टर बालकरण सर, जिन्होंने मैडम से कई बार बात भी किया और लास्ट में हमसे बात किया तो हमने कहा मैं जरूर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा और आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। तो मैं बालकरण सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आपकी प्रेरणा से ही मैडम आई है। तो मैं अनम्यूट करना चाहता हूं मिस्टर बीके यादव फ्रॉम मिर्जापुर, रॉयल्टी अचीवर। मिस्टर बालकरण यादव जी वीडियो को ऑन रखें सर, वीडियो को ऑन रखें बालकरण जी। और मैं चाहूंगा कि आप मैडम का धन्यवाद करें और 2 शब्द आप कहें। वक्त ज्यादा नहीं लेना है, मैम का समय इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा सा धन्यवाद। हमारे टेक्निकल अचीवर कई जुड़े हैं, हमारे पर्ल अचीवर कई हैं, कई रॉयल्टी अचीवर हैं, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैम को 2 शब्दों में धन्यवाद करें इस पोर्टल पर आने के लिए। मिस्टर बीके यादव फ्रॉम मिर्जापुर, रॉयल्टी अचीवर। थैंक यू। सबसे पहले तो आप महागुरुओं को सादर चरण स्पर्श से, गुरुदेव प्रेम चंद सर, गुरुदेव अशोक सर, गुरुदेव महेश भट्ट सर, तत्पश्चात आज ये हमारे निवेदन के माध्यम से चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार की मधुसूदन को मैं कोर्ट से धन्यवाद देता हूँ पूरे टीम की ओर से। मैम आप बात थी जनवरी लास्ट समय वीडियो बंद कर लीजिए बालकरण जी, वीडियो बंद कर लीजिए मैम, बालकरण जी वीडियो बंद कर यस नेटवर्क देख था सर, मैंने वीडियो ऑफ रखा था। आवाज आ रही होगी, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो ऑफ करिए। यस यस वीडियो ऑफ है सर। यस वीडियो यस बीके सर बोले। आवाज नहीं आ रही है सर।
चले, कोई बात नहीं सर। हमारे बीच में टेक्निकल